नमस्कार। आज हम बात करेंगे जॉइंट फैमिली। मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि आपको समय समय पर डिटेल में जानकारी मिलती रहे। बात आती है जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। कुछ दिनों पहले हमने इस परिवार के बारे में बात की थी। आज हम संयुक्त परिवार के बारे में बात करेंगे। भारत प्राचीन काल से ही सबको लेकर चलने वाला देश रहा है, जहाँ पर भाईचारे की बात रही है, जहाँ पर सहयोग की बात रही है, एक दूसरे की मदद की बात रही है। हमेशा से ही ये चीज़ भारत के अंदर विद्यमान रही है। यही कारण है कि भारत में प्राचीन काल से ही परिवार संयुक्त रूप में रहते आए हैं। वहाँ पर कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती आई हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, प्रत्येक स्थान पर संयुक्त परिवार पाए जाते रहे हैं। हालांकि वर्तमान समय में इसमें काफ़ी परिवर्तन आए हैं। ये परिवर्तन का कारण कहीं दिखाई पड़ता है, जिसका जिक्र हम अपने लेक्चर में करेंगे। लेकिन आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर अभी आज भी संयुक्त परिवार के रूप में लोग रहते हैं। संयुक्त परिवार के बारे में सामान्य रूप से हम ये कहते हैं जहाँ पर काफ़ी लोग एक साथ रहते हैं, जहाँ पर कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। मतलब एक तरह से कई पीढ़ी एक साथ एक स्थान पर रहती हैं, उनमें आपस में किसी तरह का कोई बंटवारा नहीं है। ये भाईचारे की बात आती है और वही कारण है कि वो काफ़ी दिनों तक अब आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं। और यही यही चीज़ भारत को विश्व स्तर पर एक सहयोग की भावना के रूप में लेके आती है। लेकिन पिछले काफ़ी सालों से इसमें कुछ व्यवधान पड़ा। इसमें एक तरह से इसका संयुक्त रूप टूट के न्यूक्लियर फैमिली में डेवलप होने लगा। लेकिन फिर भी संयुक्त परिवार क्या है, इसके बारे में हम समाजशास्त्रीय आधार पर डिस्कस करेंगे। संयुक्त परिवार के बारे में विशेष रूप से जो नाम भारत में प्रसिद्ध है, विशेष रूप से कहा जाता है इरावती कर्वे का नाम। इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार के बारे में परिभाषित किया है। उनकी एक किताब है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, बहुत अच्छी पुस्तक है। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में ओरिजिनल किताब है। इन्होंने कहा है कि संयुक्त परिवार उन लोगों का समूह है, यानी एक तरह का ग्रुप है, उन लोगों का समूह है जो साधारणतः एक ही भवन में रहते हैं, एक ही रेजिडेंस में रहते हैं, जो एक ही रसोई में बना हुआ खाना खाते हैं, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और जो किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से रक्त संबंधी हैं। यहाँ खासकर इन्होंने बात ये क्लियर कर दी जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि जब कई लोग एक समूह के रूप में रहते हैं और सब मिलकर एक घर में एक निवास स्थान पर निवास करते हैं, एक रसोई में खाना खाते हैं और सब लोग मिलकर शाम के टाइम पूजा पाठ एक साथ करते हैं और साथ में किसी न किसी तरह से एक दूसरे से ब्लड रिलेशंस के आधार पर जुड़े होते हैं, उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं इरावती कर्वे के हिसाब से। इसी तरह से संयुक्त परिवार के बारे में परिभाषित करने वाले दूसरे समाजशास्त्री का नाम अगर हम जिक्र करते हैं IP देसाई, जिन्होंने बताया है हम उस ग्रह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हों। यहाँ पर इन्होंने उस चीज़ को क्लियर किया है कि हम संयुक्त परिवार उसको कहेंगे जहाँ पर एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियाँ निवास करती हों, जिनके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा संबद्ध हो। ये बात इन्होंने अपनी एक लेख ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया में जो सोशोलॉजिकल बुलेटिन में लेख छपा था उसमें कहने का प्रयास किया है। यानी इन्होंने ये बात कह दी कि एकाकी परिवार, हम ये जानते हैं कि एकाकी परिवार में 2 पीढ़ियाँ रहती हैं, तो 2 पीढ़ी से अधिक की बात जब आती है तो उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। इस तरह से यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया कि 2 से अधिक का मतलब मिनिमम 3 पीढ़ी के लोग कहीं अगर निवास करते हैं तो हम इसको संयुक्त परिवार कह सकते हैं। और वहाँ पर संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति की बात भी इन्होंने कह दी, और पारस्परिक अधिकार, एक दूसरे के अधिकार आपस में वहाँ पर क्लियर रहते हैं और कर्तव्यों, सबका एक निश्चित कर्तव्य है, उनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। इस तरह से संयुक्त परिवार में जो बातें इरावती कर्वे ने कही थी उसी बात को लेते हुए इन्होंने थोड़ा सा और एक बदले हुए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यहाँ पर एक क्लियर कर दिया कि कम से कम 3 पीढ़ी के लोग, जैसे कि इन्होंने कहा एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ी के लोग, यानी मिनिमम 3 पीढ़ी के लोग जहाँ निवास करते हैं उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। इसी के साथ साथ हेनरी मैन ने भी बताने का प्रयास किया है
हिंदू संयुक्त परिवार एक समूह है। हिंदू संयुक्त परिवार एक समूह है जिसमें जीवित पूर्वज एवं पुत्र तथा विवाह द्वारा इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदार सम्मिलित होते हैं। यहाँ इन्होंने एक जीवित पूर्वज की बात कही है जो पहले के समाजशास्त्रियों ने नहीं कही है। यानी एक इन्होंने भी वही कहा है कि एक तरह का समूह है तथा एक बड़ा आदमी होता है। बड़ा आदमी का मतलब वो दादा हो सकता है, परदादा हो सकता है। वो एक तरह से सारे डिसीजन वो लेता है और वह मैरिज द्वारा इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदार सम्मिलित होते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सारे मिलके एक संयुक्त परिवार का रूप स्थित करते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि संयुक्त परिवार के बारे में दो चार बातें निश्चित होकर आती हैं। यानी जहाँ पर 3 पीढ़ियाँ रहती हैं, एक निवास स्थान रहता है, साथ में वहाँ पर सब लोग संपत्ति को एक मान के चलते हैं, आपसी भाईचारे के रूप में रहते हैं, उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें तो पहली एक कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ रही है कि सबकी संपत्ति एक है, यानी संपत्ति का बंटवारा नहीं है। अगर किसी परिवार में 3 पीढ़ियां हैं, 4 पीढ़ियां या 5 पीढ़ियां हैं, उनमें संपत्ति वितरित हो जाती है, लेकिन संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता है। अगर जमीन है, अगर 100 बीघे जमीन है तो 100 बीघे जमीन में अगर 2 भाई तो 50-50 बीघे चली जानी चाहिए, लेकिन नहीं है ऐसा होता है। अगर 4 फैक्ट्री है तो 2-2 फैक्ट्री 2 भाइयों को मिल जानी चाहिए, लेकिन नहीं, वहां पर संपत्ति का किसी तरह से आपस में विभाजन नहीं होता, वितरण नहीं होता। यही कारण है कि संयुक्त परिवार की जो संपत्ति है वो सामूहिक संपत्ति होती है। प्राचीन काल से भारत के अनेक क्षेत्रों में जो संयुक्त परिवार रहे हैं उनमें संयुक्त संपत्ति का कंसेप्ट रहा है। हमको देहरादून में एक परिवार ऐसा दिखाई दिया जिनका कई पीढ़ियां बीत गई, आज तक उनका संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ, क्योंकि ये मानते हैं वो कि बंटवारा करने से हमारी उन्नति में बाधा पड़ेगी, हमारे विकास में बाधा पड़ेगी, उसका ऐसा सोचना है। दूसरी तरफ साझा निवास, यानी सब लोग एक साथ मिलकर एक ही घर में रहते हैं, एक ही रेजिडेंस होता है, उसमें ऊपर नीचे के घरों में निवास करते हैं, लेकिन रहते सब एक ही घर में, चाहे वो 3 पीढ़ी हो, चाहे वो 4 पीढ़ी हो या अधिक पीढ़ी के लोग हों, चाहे वो 20 लोग हों, चाहे वो 50 लोग हों, इस तरह से वो एक निवास स्थान में रहते हैं, उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके साथ साथ बड़ा आकार, जैसा कि कहते हैं जब हम किसी स्थान पर 2 से अधिक पीढ़ियाँ रहेंगी, अपने आप एक बड़ा आकार हो जाएगा जिसमें मेंबर्स 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50। कई ऐसे परिवारों, संयुक्त परिवारों का रूप देखने में आता है जहाँ पर 150 लोग एक स्थान पर निवास करते हैं। यानी एक तरह से वो सारा आकार एक बड़ा आकार होता है एकाकी परिवार की तुलना में। एकाकी परिवार में हम कहते हैं 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ज़्यादा 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, यानी वहाँ की एक सीमा है जिससे ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन संयुक्त परिवार में काफ़ी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, यानी उस एकाकी परिवार की तुलना में इसका आकार बड़ा होता है। सामान्य पूजा और धार्मिक कर्तव्य, यानी सब मिलकर शाम के टाइम, सवेरे के टाइम मिलकर एक साथ बैठकर पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ के समारोह में भाग लेते हैं, चाहे वो सवेरे की आरती हो, चाहे शाम की आरती हो, शाम की पूजा हो, सवेरे की पूजा हो, और प्रत्येक के काम निश्चित हैं। किसको गीत गाना है, किसको भजन गाना है, किसको दियाबत्ती का इंतजाम करना है, इस तरह से सबके काम बटे हुए होते हैं, सबके निश्चित कर्तव्य हैं। कौन थाली सजाएगा, तो एक तरह से जो धार्मिक कर्तव्य हैं, धार्मिक व्यवहार हैं, उन व्यवहारों के अंतर्गत सबके काम बटे हुए हैं। इसी तरह से एक सहयोगी व्यवस्था है। संयुक्त परिवार में सहयोगी व्यवस्था देखने में आती है, यानी सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है सहयोग से बड़ा काम भी बहुत छोटा सा लगता है। किसी काम को अगर हम देखें तो अगर एक व्यक्ति 2 व्यक्ति करे तो वो काम होना बहुत थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परिवार के जब सारे लोग लग जाते हैं तो वो काम इजीली हो जाता है। इसी तरह से अगर संयुक्त परिवार है तो वो काम मिनटों में हो जाता है, और यही कारण है कि वो परिवार अधिक उन्नति करता है। कर्तव्यों का सर्वोच्च स्थान, इन संयुक्त परिवार व्यवस्था में जो कर्तव्य होते हैं उनका सर्वोच्च स्थान होता है। जिसका जिसका कर्तव्य जो है वो करना होता है, और उसके लिए किसी तरह की उनके अंदर ये चीज़ नहीं कि हम नहीं करेंगे। संयुक्त परिवार के प्रत्येक मेंबर्स का ये मानना है कि किसी का काम सब्जी लाना है, किसी का काम खेत में जाना है, किसी का काम एक तरह से पानी चलाना है, यानी प्रत्येक के काम बटे हुए हैं। बाजार जाना है,
पूजा का इंतजाम करना, इन सबके काम कर्तव्य बटे हुए हैं। और यही कारण है कि संयुक्त परिवार मजबूत रूप में, संगठित रूप में लंबे समय तक बना रहता है। पारस्परिक अधिकार और दायित्व, प्रत्येक के अधिकार हैं। सबसे बड़ा एक मुखिया है, उसके जो दिशा निर्देश देता है उसके अनुसार सबको पालन करना होता है। और उन दायित्वों का, उसका जो दायित्व है, जहाँ बाकी मेंबर्स का जो दायित्व है उसको प्रत्येक परिवार के मेंबर्स को करना होता है। और ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कही जा सकती है। सदस्यों में निश्चित संस्तरण, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक हायरार्किकल सिस्टम रहा है, कौन किस पोजीशन में है, कौन सबसे बड़ा है। एक तरह से संयुक्त परिवार में ज़्यादातर ये देखा जाता है जो एज में बहुत अधिक बड़ा है, चाहे वो कमाता है या नहीं कमाता है, लेकिन हायरार्की सिस्टम में संयुक्त परिवार के वो सबसे हेड होता है, वही डिसीजन लेता है, उसके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। और अगर मान लीजिए किसी परिवार में 2 भाई हैं, एक भाई, छोटा भाई कमाता है, बड़ा भाई नहीं कमाता है, लेकिन बड़े भाई का महत्व ज़्यादा है छोटे भाई की तुलना में। एक तरह से वहाँ पर हायरार्की सिस्टम एज के आधार पर ज़्यादातर देखने में आता है, या फिर मुखिया जो निर्धारित करता है उसके आधार पर हायरार्की सिस्टम निश्चित किया जाता है। इसके साथ साथ एक बिंदु यहाँ पर तुलनात्मक स्थायित्व की जो दृष्टिकोण है वो भी कहा जा सकता है। तुलनात्मक स्थायित्व क्या है, यानी अगर एकाकी परिवार की तुलना में बात करते हैं तो यहाँ पर स्थायित्व ज़्यादा दिखाई पड़ता है। उसमें ऐसा दृष्टिकोण नहीं कि कल टूट जाएगा परिवार, परसों टूट जाएगा। ज़्यादातर संयुक्त परिवार लंबे समय तक बने रहते हैं। वो बात अलग है कि बाद में हम ये कहते हैं कि आजकल हम देख रहे हैं संयुक्त परिवार उस रूप में नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन तुलनात्मक रूप से स्थायित्व दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ हमने अभी परिवार के विभिन्न टाइप्स की बात करी थी, उसी तरह से संयुक्त परिवार में भी लगभग टाइप्स वही दिखाई पड़ते हैं। जैसे पैट्रियार्कल पितृसत्तात्मक परिवार, पैट्रिलिनियल पितृवंशी परंपरा वाले परिवार हो सकते हैं, और पैट्रिलोकल यानी पितृ स्थानीय परिवार, यानी संयुक्त परिवार में भी ये चीज़ देखने में आती है जहाँ पर पिता की सत्ता के आधार पर महत्व दिया जाता है। पिता की सत्ता के आधार पर वो पितृ सत्तात्मक परिवार होते हैं, जहाँ पितृवंश यानी पितृ की वंश की परंपरा पर चलने वाले परिवार होते हैं, उसको पितृवंशी परिवार कह सकते हैं। और जहाँ पर मैरिज करके लड़की पुरुष के साथ जाती है, पति के साथ जाती है, तो वो एक तरह से पैट्रिलोकल पितृस्थानीय, यानी यहाँ पर सब सारे डिसीजन लिए जाते हैं, सारे परिवार के लोग जो है ना पिता के पास जाते हैं, पति के पास जाते हैं, तो ऐसे परिवार पितृस्थानीय परिवार। इसी के दूसरी तरफ हम मैट्रियार्कल सोसाइटी की बात जब करते हैं तो वहाँ मैट्रियार्कल फैमिलीज दिखाई पड़ती है, यानी मातृ सत्तात्मक परिवार। जैसा कि परिवारों में था वैसे ही संयुक्त परिवार में भी मातृ सत्तात्मक परिवार, जहाँ पर खासकर हमने नायर की बात करी थी, खासी गायरों की बात करी थी, वहाँ पर हमको पिता की जगह माता की सत्ता के आधार पर वाले परिवार दिखाई पड़ते हैं संयुक्त रूप में। इसी तरह से मातृ वंशी परंपरा वाले परिवार भी दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पर माता की सत्ता के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। इसी तरह से माता की सत्ता के साथ मातृ स्थानीय परिवार, जैसे मैरिज होने के बाद जैसे मैंने कहा पति के घर लड़की जाती थी, वैसे यहाँ पर माता पति के साथ न जाके पति अपनी पत्नी के साथ उसके परिवार में जाकर स्थान लेता है, यानी उसके हिसाब से स्थानीय पितृ की जगह मातृ स्थानीय परिवार दिखाई पड़ता है। इस तरह से हम ये कहते हैं कि परिवारों के जो स्वरूप है वो काफ़ी हद तक हमको संयुक्त परिवार में वही मिलते हैं जो कि हमको परिवार में मिले थे, संयुक्त परिवार में भी उसी रूप में मिलते हैं। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस में हमको एक तो फंक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों का जो समाजीकरण है, लालन पालन है, वो बहुत सही ढंग से हो जाता है। आज जो प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों के लालन पालन में एकाकी परिवारों में, क्योंकि अगर मियाँ बीवी दोनों कमाने चले गए तो बच्चों का समाजीकरण कैसे होगा, बच्चों का लालन पालन कैसे होगा। और यही कारण है कि संयुक्त परिवार में वो लालन पालन हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं जो बच्चे को दादाजी कहानी सुनाते थे, दादी कहानी सुनाती थी, और उस कहानी को सुन के वो ट्रेंड होते थे। उनको राम के बारे में पता था, उनको श्याम के बारे में पता था, उनको अल्लाह के बारे में पता था। यानी काफ़ी हद तक वो सारी जानकारियाँ जो बच्चों को संयुक्त परिवार में मिलती हैं वो एकाकी परिवार में नहीं मिल पाती। वो उनको प्रथाओं, परंपराओं, जनरीतियों, रूढ़ियों के बारे में जानकारी नहीं है। हम पुराने अपने पूर्वजों के बारे में जो जानकारी देने वाले लोग हैं वो एक तरह से
तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, वो लोग दादाजी लोग, परदादा लोग, वो उनका लालन पालन करते हैं, माता पिता लालन पालन करते हैं, यानी कहने का मतलब, लेकिन संयुक्त परिवार में लालन पालन ज़्यादा सही ढंग से हो पाता है। इसके अलावा प्रशिक्षण एवं समाजीकरण का स्तर, जैसे कि मैं बात कर रहा था समाजीकरण की, वही सारी बातें हैं कि लेकिन साथ में ट्रेनिंग भी हो जाती है संयुक्त परिवार में, क्योंकि एक संयुक्त रूप रहता है। तो दादाजी या चाचा या ताऊ, वो सब को जो कुछ आता है वो बच्चों को बताते हैं, ट्रेन करते हैं, चाहे वो योग की बात हो, प्रातःकाल योग उठकर योग की बात हो, या कोई चीज़ सिखाने की बात हो, तो वो जो ट्रेनिंग आज लेने के लिए अलग अलग एजेंसीज़ के पास जाता है, वो एजेंसीज़ की ज़रूरत पहले नहीं होती थी। संयुक्त परिवार में वो सारी ट्रेनिंग मिल जाया करती थी। धन का उचित उपयोग, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो धन का उचित उपयोग इसलिए हो जाता है, कोई भी चीज़ अगर अलग अलग परिवार, छोटे एकाकी परिवार के रूप में अलग अलग स्थानों पर धन का उपयोग करेंगे, चाहे वो खाना बनाने की बात को लेकर या किसी तरह के काम करने को लेकर, तो उससे पैसे का बंटवारा होता आता है, उससे पैसा ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन अगर संयुक्त रूप में एक साथ बैठकर एक साथ मिलकर सब काम करते हैं तो उसमें धन भी कम लगता है और धन का समुचित सदुपयोग हो पाता है। यही कारण है कि संयुक्त परिवार में धन ज़्यादा बच जाता है। संपत्ति के विभाजन से बचाव, आज हम देख रहे हैं संपत्ति के विभाजन को लेकर तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तमाम तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें झगड़े भी होते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में निश्चित है कि संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा, और संपत्ति का बंटवारा होने से तमाम तरह की प्रॉब्लम्स जो आज दिखाई पड़ रही हैं, मुकदमेबाजी हो रही है, वो मुकदमेबाजी संयुक्त परिवार में नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि वहाँ निश्चित है कि संपत्ति का बंटवारा नहीं किया जाएगा। संपत्ति के बंटवारे होने से तमाम तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। यही कारण है कि संयुक्त परिवार में हमको काफ़ी हद तक संपत्ति एक साथ एक रूप में बनी रहती है। अगर हम किसी खेत में 4 लाइनें खींच देंगे तो जो 4 लाइनें खींची गई हैं उतनी जगह पर तो खेती हो सकती है, लेकिन संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं है। संयुक्त परिवार में लाइन खींची नहीं जाती, एक साथ खेती की जाती है। और अगर एक खेत 100 बीघे है तो 100 बीघे और 2 भाई हैं तो 50-50 बीघे हुई, तो वो एक लाइन खींची गई। फिर उसके 2 बच्चे हुए तो उसमें लाइन खींची गई। तो लगातार विभाजन होने से फिर उनके लिए रास्ता चाहिए, तो लगातार जमीन का बंटवारा होने से उनके लिए रास्ता बनता है, तो उससे एक तरह से संपत्ति का ह्रास होता है। इसी तरह से श्रम विभाजन की जो बात है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त परिवार में श्रम विभाजन, सबके काम बटे हुए हैं, किसको क्या करना है, किसको खेत जाना है, किसको बाजार जाना है, किसको पूजा पाठ का इंतजाम करना, तमाम तरह की जो बातें हैं वो सारी बातें सबके काम बटे हुए हैं। श्रम विभाजन का जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही सही कहा गया है। इसके अलावा आपत्तियों का पारिवारिक बीमा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज अगर पति की मृत्यु हो जाती है, अगर वो सरकारी नौकरी में है तो ठीक है, सरकार इंतजाम करती है, लेकिन अगर सरकारी नौकरी में नहीं तब क्या करे परिवार? ऐसे में उसके जीवन को जीना, उसको जीवन को आगे चलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन संयुक्त परिवार में इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। वहाँ पर एक तरह की वो एक इंश्योरेंस एजेंसी हो गई, यानी उसका एक तरह का बीमा हो गया। अगर पति की मृत्यु हुई तो बच्चों की देखरेख चाचा करेगा, ताऊ करेगा, दादा करेगा, परदादा करेगा, यानी वो सब लोग को पता ही नहीं चलता कि कब क्या प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम एकदम से समाप्त हो जाती है। यही कहा जाता है या परिवार के किसी एक मेंबर पर कोई विपत्ति आई, सब मिलके सॉर्ट आउट कर लिया, सब मिलके तरह का उसको खत्म कर दिया। अगर कभी कभी झगड़ा भी होता है तो सारे परिवार के लोग मिलके इकट्ठा होके उसको एक तरह से खत्म कर देते हैं। यही कारण है कि जो लोग संयुक्त रूप में रहते आए हैं उन पे कोई विपत्ति नहीं आती। इसके साथ साथ अनुशासन एवं नियंत्रण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुशासन और नियंत्रण यानी कि जो आजकल हम देख रहे हैं बच्चे निगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, निगेटिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अनुशासनहीन है, या फिर पति बहुत देर से आता है, पति बाहर शराब पीता है। लेकिन संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं है। एक जो मुखिया है वो ये देखता है बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको अपने चाचा का डर है, उनको अपने ताऊ का डर है, उनको दादा का डर है, उनको परदादा का डर है, इसीलिए वो डिसिप्लिन रहते हैं। क्योंकि उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है ना कि राम ने ऐसा किया, श्याम ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, अल्लाह उसके ऊपर रहम करते हैं जो सही काम करता है। बच्चों को इस तरह की कहानियाँ सुनाई जाती है कि ईसा मसीह ऐसे थे, ईसा मसीह ने इस तरह की शिक्षा दी, ईसा मसीह प्रसन्न हो जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि वो काफ़ी हद तक एक साथ
एक जगह रहे, जिससे कि डिसिप्लिन आता है और डिसिप्लिन से परिवार नियंत्रित होता है, आगे बढ़ता है, विकास करता है। इसके साथ साथ संस्कृति की रक्षा भी होती है। संयुक्त परिवार में जो कल्चर है, जिस भी स्थान पर वो कोई रहता है, चाहे भारत में रहता है, अमेरिका में रहता है, अफ्रीका में रहता है, अगर संयुक्त परिवार के रूप में रहता है तो उस संस्कृति की भी रक्षा करता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रेनिंग दी जाती है एक स्थान पर रहकर, वो ट्रेनिंग के अनुसार वो चलता रहता है। लेकिन अगर वो ट्रेनिंग नहीं मिलती तो धीरे धीरे बहुत सारे व्यवहारों को, बहुत सारी परंपराओं को, बहुत सारे रीति रिवाजों को वो चीज छोड़ने लगता है। अगर मान लीजिए एकाकी परिवार जो अलग जाके रहने लगता है तो बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज करना वो बंद कर देता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके फादर मदर तो देख नहीं रहे हैं, उनके जो बड़े लोग हैं वो तो देख नहीं रहे। ऐसी स्थिति में बहुत सारे एक्टिविटीज को करना, रीति रिवाजों को करना, उन चीजों को वो धीरे धीरे छोड़ देते हैं। यही कारण है कि संस्कृति की रक्षा नहीं हो पाती। लेकिन संयुक्त परिवार में संस्कृति की रक्षा इस रूप में होती है। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन, जब आप सहयोग की बात करते हैं, जब वो भाईचारे की बात करते हैं, जब संविभाजन की बात करते हैं, ये सारे बिंदु किस तरफ ले जाते हैं? एक तरह से संगठन की तरफ ले जाते हैं, एकता की तरफ ले जाते हैं। और जब परिवार में एकता होगी, संयुक्त परिवार में एकता होगी, तो समाज में एकता होगी, समाज में सहयोग होगा, समाज में संविभाजन का दृष्टिकोण सही होगा, समाज में डिसिप्लिन होगा, और इससे सीधा सीधा असर राष्ट्रीय एकता में विकास होगा, राष्ट्रीय एकता डेवलप होगी, राष्ट्र समृद्ध होगा, राष्ट्र का विकास होगा। तो ये सब जो बिंदु है इसके फंक्शन में कहे जा सकते हैं। वो बात ठीक है कि फंक्शंस हैं, फिर भी हम ये कहते हैं कि संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूट क्यों रहा है? संयुक्त परिवार का ये टूटना क्या है? इसके लिए इसके डिस्फंक्शंस पे बात करते हैं, डिमेरिट्स पे बात करते हैं, इसके अकार्यों पे बात करते हैं। अर्थात ऐसे कार्य जो कि सोसाइटी में जब से लागू होने लगे, सोसाइटी में खासकर परिवारों में जब दिखाई देने लगे, तो धीरे धीरे संयुक्त रूप टूट के उसके न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इसमें नंबर एक तो कहा जा सकता है कुशलता में बाधक। मतलब है कि एक बात संयुक्त परिवार में कही जा सकती है कि कुशलता में बाधक है। अगर कोई परिवार में बहुत अधिक अच्छा बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन मुखिया ने कह दिया कि इसको पढ़ने नहीं भेजना है, इसको विदेश नहीं भेजना है, इसको ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है, क्योंकि दूसरे का भी बच्चा है। पे अगर थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च किया जाए तो उसको और इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि सब बच्चों पे इक्वल पैसा खर्चा करना है। कोई अच्छा है या नहीं अच्छा, उससे मतलब नहीं है। यही कारण है कि कुशलता में बाधा पैदा होती है संयुक्त परिवार के रूप में, और ये कारण है कि टैलेंटेड बच्चा भी धीरे धीरे गुंदो बच्चा हो जाता है, सहायक, एक तरह से सिंपल बच्चा हो जाता है। गतिशीलता में बाधक, कोई व्यक्ति परिवार का कुछ नया करना चाहता है, कुछ नया बिजनेस करना चाहता है, कुछ नया सोचना चाहता है, और घर में अगर जो बिजनेस सोच रहा है वो नहीं करना चाहता है, वो जॉब करना चाहता है, वो IAS बनना चाहता है, वो PCS बनना चाहता है, वो चाहता है कुछ क्रिएटिव करे, कोई ऐसा बिजनेस करे जो जिसमें उसका दिल लगे। वो दादाजी का बिजनेस नहीं करना चाहता, वो पापा का बिजनेस नहीं करना चाहता। लेकिन संयुक्त परिवार में उस चीज़ की आज्ञा नहीं है, और मान लीजिए वो जाति के अनुरूप नहीं है, तब तो संयुक्त परिवार में बिल्कुल ही नहीं उसका अलाउ करेंगे। तो ये चीज़ गतिशीलता में बाधा है। ये कारण है कि संयुक्त परिवार में कई बार तो हम कहते हैं विकास करता है, लेकिन कई बार ये भी कहते हैं उसकी गतिशीलता में बाधा है। जैसा है वो, जिस रूप में है वो वैसे ही बना रहना चाहता है, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं चाहता है, उसमें बदलाव नहीं चाहता है, उसमें आगे कुछ नया करना नहीं चाहता है, उसको रोकता है। यही कारण है कि परिवार के लोग उसको इस चीज़ की आज्ञा नहीं देते हैं। कई बार तो अगर मुखिया ने कह दिया ये काम नहीं होना तो नहीं होना, लड़के ने कहा कि नहीं, मान लीजिए वो उच्च जाति का व्यक्ति है और उसका मन लेदर इंडस्ट्री में कुछ नया करने की है, और उच्च जाति का व्यक्ति होने के बाद उसकी परमिशन जाति व्यवस्था के हिसाब से नहीं दी जाती, और ऐसे में जाति व्यवस्था को मेंटेन रखना संयुक्त परिवार के मुखिया का मुख्य कर्तव्य वो मानता है ना, कि वरना समाज क्या कहेगा। ऐसे में संयुक्त परिवार का मुखिया उसको आज्ञा नहीं देता, और वो उस इंडस्ट्री को नहीं लगा सकता। पैसा दे सकता है, लेकिन किस काम करने के लिए? जो बिजनेस चल आ रहा है उसी को आगे इंप्रूव करने के लिए। और यही कारण है कि संयुक्त परिवार की ये डिमेरिट कही जा सकती है। इसके अलावा व्यक्तित्व के विकास में बाधा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ी बाधा कही जाती है कि इसमें व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दीवारें हैं, इम्प्रूव करने के लिए कोई नहीं है। जैसा सिस्टम चला आ रहा है उसी रूप में चला आ रहा है,
उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई पड़ता। व्यक्तित्व का विकास एक पर्टिकुलर दिशा में ही होता है, उसमें कुछ जो सोसाइटी चेंज हो रही उसके हिसाब से उसको डेवलप होना चाहिए, उसके हिसाब से चेंज लाना चाहिए। उसकी आज्ञा संयुक्त परिवार का मुखिया नहीं देता, संयुक्त परिवार के बड़े लोग नहीं देते, जिसके कारण उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसके साथ साथ द्वेष और कलह का दृष्टिकोण भी परिवारों में दिखाई पड़ता है। आए दिन झगड़ा, आए दिन तनाव, आए दिन परेशानी, किसी ने किसी की शिकायत कर दी, झूठे शिकायत कर दी, और जिसके कारण परिवारों में आपस में झगड़े अक्सर होते रहते हैं। कहीं ये देखा जाता है कि बड़ी बहू परेशान है, कहीं छोटी बहू परेशान, कहीं बड़ी बहू और छोटी बहू के बीच बात नहीं होती, लेकिन रह रहे हैं एक जगह, खाना एक जगह खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, लेकिन दादाजी बैठे हुए हैं। बड़ी बहू आज काम नहीं करना चाहती, लेकिन काम करना है, वो बीमार है, लेकिन उसको बीमारी के लिए दवाई देके उसको काम के लिए लगा दिया जाता है। कहने का मतलब ये है, द्वेष व कलह। अगर उसका हस्बैंड ज़्यादा कमाता है, दूसरे का हस्बैंड कम कमाता है या नहीं कमाता है, लेकिन दोनों को बराबर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में आपस में तनाव होता है। यही कारण है कि द्वेष व कलह के कारण भी संयुक्त परिवार का ये एक तरह का डिस्फंक्शन कहा जा सकता है। इसके साथ साथ स्त्रियों की दुर्दशा के लिए उत्तरदायित्व का दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है। संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दुर्दशा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश रहा है प्राचीन काल में, वेद काल में तो स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की स्थिति में थोड़ा सा निगेटिविटी आई, सुधार कम हुआ। लेकिन जो संयुक्त रूप है वहाँ पर चूंकि पितृसत्तात्मक परिवार ज़्यादा है ना, पितृवंशी परिवार ज़्यादा है, पितृस्थानीय परिवार ज़्यादा है, ऐसे में वहाँ पर पुरुष प्रधान समाज ज़्यादा है। पुरुषों की डिसीजन मेकिंग में पुरुष ही कुछ बोल सकते हैं, स्त्रियाँ नहीं बोल सकती, वो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, अंदर उनके कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको बताती नहीं, कई ऐसी तरह की बीमारियों का शिकार हो जाती है। वो कोई अपना निर्णय बताना चाहती, कोई अपने सजेशन देना चाहती, वो सुना नहीं जाता है, वो एक तरह से उसको नकार दिया जाता है। बहुत पहले एक बच्चे ने हमारे अंडर में एक तरह डिजर्टेशन किया था, उसमें भी ये डाटा निकल के आया था, चाहे वो हिंदू परिवार हो या मुस्लिम परिवार हो, दोनों ही तरह के परिवारों में देखने में आया था संयुक्त परिवार में, कि वहाँ पर कोई भी फैसला लेना होता है, उस फैसले में पुरुष ही डिसाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर स्त्री सही भी कह रही है तो उस चीज़ को माना नहीं जाता है। एक तरह से अगर भारत के संदर्भ में कहें तो एक समय ऐसा था जिसमें उसको घूंघट में रहना था। आज भी वो बहुत से स्थानों पर वो घूंघट में रह रही है, वो क्या सोच रही है, क्या परेशानी है उसको, वो खुल के नहीं कह सकती। इसके साथ साथ गोपनीय स्थान का अभाव, संयुक्त परिवार में सब चीज़ ओपन है, कोई भी गोपनीय चीज़ नहीं है। गोपनीय स्थान पर कोई अगर हस्बैंड अपनी पत्नी से कुछ बात करना चाहे तो उसके लिए उसके पास दिन में तो कोई स्थान है नहीं, रात में भी वो अपनी पत्नी से बात जरूर करता है, लेकिन तेज नहीं बात कर सकता है, क्योंकि आसपास ही सबके कमरे हैं। कोई बात अगर कोई किसी से करना चाहे तो वो छिपी नहीं है, संयुक्त परिवार के प्रत्येक मेंबर्स को वो बात पता होनी चाहिए। इस स्थान पर गोपनीय स्थान का अभाव पाया जाता है। इसके साथ साथ शुष्क व नीरस वातावरण, जैसे कि बात कही, संयुक्त परिवार में नीरस वातावरण रहता है, सब सोच रहे हैं, परेशानी है, लेकिन कोई खुल के नहीं कह रहा है, वो मन ही मन कुंठित होता रहता है। यही कारण है कि संयुक्त परिवार में कई कई पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी आती हैं, जिसके कारण परिवार के कई लोग उसका शिकार होते हैं और उनको ब्रेन हेमरेज तक की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये संयुक्त परिवार का दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है। इसके अलावा सामाजिक समस्याओं को प्रोत्साहन, चूँकि सामाजिक समस्याएं हमारी जो अनेक तरह की रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, बहुत सारी रूढ़ियाँ आज उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको बनाए रखना है। जाति व्यवस्था के साथ चलना, उसका अनुसरण करना, उसका पालन करना प्रत्येक का कर्तव्य है। अपनी ही कास्ट में मैरिज करना, इसके लिए संयुक्त परिवार प्रेरित करती है। अगर लड़का दूसरी कास्ट में मैरिज करना चाहता है, उस लड़की से मैरिज नहीं करना चाहता जो वो छोटी एज में है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बेमेल है, लेकिन उसके कारण संयुक्त परिवार के डिसीजन के कारण उसको उस परिवार में उस लड़की से मैरिज करना कंपलसरी है। ऐसे में वो एक तरह से अनेक तरह की सामाजिक समस्याएं सामने आती हैं, ये संयुक्त परिवार में दिखाई पड़ती हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही जा सकती है कि मुखिया बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जहाँ पर मुखिया के हिसाब से ही सारे फैसले लेने पड़ते हैं, यानी मुखिया ने जो कह दिया वही सबको पालन करना है। मुखिया को अगर ये चीज़ पसंद नहीं है तो वो चीज़ नहीं हो सकती। यही कारण है कि अनेक बार ऐसा देखा गया है कि मुखिया गलत फैसले लेता है और बाद में उसको पूरे परिवार को, संयुक्त परिवार को झेलना पड़ता है। लेकिन मुखिया की स्वेच्छाचारिता, मुखिया का एक तरह से दंड का जो विधान है, मुखिया जो भी चाहता है वही करता है। और यही कारण है कि अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया के हिसाब से सारे फैसले लिए जाने के कारण संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूटने के कगार पे आ गए हैं। शहरों में तो यही कारण है कि अनेक मुखिया के डिसीजन गलत होने के कारण परिवार का संयुक्त रूप टूट के न्यूक्लियर फैमिली में डेवलप हो रहा है। खैर, ये डिस्फंक्शन, इसके साथ साथ इसमें विघटित करने वाले, संयुक्त परिवार को विघटित करने वाले कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि आज संयुक्त परिवार का वो रूप जो पहले, अब से 100 साल पहले था, वो आज नहीं दिखाई पड़ता। ये केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी ऐसा दिखाई पड़ता है कि संयुक्त परिवार आज उस रूप में नहीं है, टूट रहे। कौन सी वैसी बात है, कौन सा ऐसा बिंदु है? एक बिंदु तो कहा जा सकता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलप हुई, अगर हम बात करते हैं तो 1750 से 1850 की, जो कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी, उसके पश्चात संसार के अनेक देशों में उसका असर पड़ा, भारत में भी उसका असर पड़ा। तो भारत में भी तेजी से इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। एक तरह से देखा जाए कि अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ पर अनेक इंडस्ट्री डेवलप हुई। इसमें टाटा बिरला कंपनियां, इन लोगों ने भी अनेक इंडस्ट्री डेवलप की, जिसके कारण जो लोग गांव में रहते थे संयुक्त परिवार के रूप में, वो संयुक्त परिवार के रूप में रहते हुए अगर कोई भाई कमाता नहीं तो उसको पता चला कि फलानी जगह फैक्ट्री लगी है, तो वो उस घर को छोड़ के वहाँ उस फैक्ट्री में नौकरी करने का, पहले तो वो अकेला गया, पत्नी वहीं रही, लेकिन धीरे धीरे जब देखा कि रोज रोज आना जाना पड़ता है तो उस तरह से वो संयुक्त रूप टूट के एकाकी परिवार में डेवलप होने लगा। यानी अनेक इंडस्ट्री के लगने के कारण ये इंडस्ट्री ऐसी जगह लगी जहाँ पर सारा का सारा परिवार एक जगह, एक स्थान पर नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक बहुत महंगा एरिया था। और ऐसी स्थिति में वो खेत छोड़ के भी नहीं आ सकते थे। कुछ भाई ने खेती करी, कुछ भाइयों ने वहाँ पर नौकरी करी, और संयुक्त रूप धीरे धीरे टूटने लगा। यही कारण है कि दूसरी बात अगर हम करें, नगरीकरण, लोग रोजगार की तलाश में, रोज लोग पढ़ने के लिए, लोग नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए गांव से शहरों की तरफ चलने लगे। शहरों में धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी और वहाँ ज़्यादा लोग रहने लगे, शहरी मूल्यों को अपनाने लगे, धीरे धीरे शहर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने लगे। यानी नगरीकरण की जो बात थी, शहर में आकर उन्होंने निवास स्थान बनाया, गांव से छोड़ के वो धीरे धीरे शहर की तरफ आए। इस तरह से जो संयुक्त रूप था, क्योंकि शहर में इतना बड़ा घर नहीं बन सकता जितना बड़ा घर गांव में था उनका, और यही कारण है कि धीरे धीरे संयुक्त परिवार टूट के न्यूक्लियर फैमिली में डेवलप होने लगे। एक बिंदु ये भी कहा सकता है, पाश्चात्य संस्कृति जो और आधुनिक जो शिक्षा है, उस व्यवस्था ने भी संयुक्त परिवार का रूप, जब ज्ञान हो गया, जब नॉलेज हो गई, जब आधुनिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त कर ली कि संयुक्त परिवार में रहने से तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होती, जिनका प्रॉब्लम्स का जिक्र हमने किया था, तब कि डिमेरिट्स हैं, इन डिमेरिट्स को दूर करने के लिए जरूरी है कि संयुक्त परिवार एक साथ रह के अलग अलग रहे। और यही कारण है कि उस शिक्षा की जानकारी मिलने के बाद, उस शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनका संयुक्त रूप टूट कर न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होने लगा। और पाश्चात्य संस्कृति, जब उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को देखा जिसमें संयुक्त परिवार को बहुत अधिक अच्छा नहीं माना जाता था, वहाँ न्यूक्लियर फैमिली को बहुत अच्छा माना जाता था। अर्थात हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र रह के अपना जीवन यापन करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर हमने कहा था गोपनीय स्थान का अभाव। ऐसी स्थिति में उन्होंने संयुक्त परिवार के टूट के न्यूक्लियर फैमिली में स्थान देना अधिक उचित समझा है। इसके साथ साथ हमारे जो वर्तमान समय में अनेक कानून बने, इन कानूनों के प्रभाव के कारण भी धीरे धीरे संयुक्त परिवार टूट के न्यूक्लियर फैमिली में डेवलप होने लगा। जैसे कि कहा जाता था कि हिंदू विवाह जन्म जन्म का साथ है, 7 जन्मों का साथ है, लेकिन हिंदू विवाह एक्ट 1955 बनने के बाद संयुक्त परिवारों में भी इसमें प्रभाव पड़ा। इसी तरह से मुस्लिम मैरिज एक्ट, इस एक्ट और साथ में अनेक तरह के वर्तमान समय में तलाक से संबंधित जो कानून बना है, ये सारे ट्रिपल तलाक से संबंधित जो कानून बना है, इन कानूनों का ये असर रहा कि धीरे धीरे संयुक्त परिवार टूट के न्यूक्लियर फैमिली में डेवलप होने लगा। यानी
ये भी इसको विघटित करने वाला एक बिंदु कहा जा सकता है। इसके साथ साथ पारिवारिक विवाद, आए दिन झगड़ा। संयुक्त परिवार में जैसा कि जिक्र किया था कि आए दिन झगड़ा, चाहे वो बड़ी बहू का छोटी बहू के बीच देखा जाता है, ननद के बीच झगड़ा, ये दादाजी का अपने दूसरे मेंबर्स के बीच झगड़ा। इस विवादों से बचने के लिए, पारिवारिक विवादों से बचने के लिए लोगों ने अलग रहना, चूँकि जब पाश्चात्य संस्कृति उनके पास आ गई, तमाम तरह के ज्ञान आ गया, तमाम तरह की चीज़ें, जिसके कारण तमाम तरह के टेंशन्स होने लगे। उन टेंशन से बचने के लिए लोग संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर फैमिली में डेवलप होने लगे। इसके अलावा संयुक्त परिवारों के कार्यों का घटना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेनिंग सेंटर्स हुआ करते थे, जो ट्रेनिंग दिया जाती थी, जो समाजीकरण होता था, ऐसे में अगर कोई अपने दादाजी को, अगर कोई अपने फादर को रखता है, फादर के साथ रहता है, इसलिए कि बच्चों का लालन पालन हो जाएगा। वो अगर जॉब भी करने जाएंगे तो बच्चों को सारी देख रेख वो कर लेंगे। लेकिन जब उनको पता लगा बच्चे को कहाँ रख सकते हैं, बच्चे को तो क्रेच में रख सकते हैं, शिशु पालन गृह में रख सकते हैं, बच्चा वहाँ रहकर सारी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है, ऐसे में पापा को रखने की क्या जरूरत है। ये बातें दिखाई पड़ी और जिसके कारण बहुत सारे ऐसे केंद्र खुल गए, जैसे वृद्धाश्रम खुल गए। इन एजेंसीज, जैसे मनोरंजन के लिए कहा जाता है, संयुक्त परिवार में मनोरंजन का एक अच्छा स्थान कहा जा सकता है, लेकिन मनोरंजन टीवी ने मनोरंजन कर दिया। वो क्लब बन गए, क्लब में जाकर दोस्त यारों के साथ बैठ के गपशप किया। तो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज बन गई, बहुत सारे ऐसे स्थान बन गए जिसमें संयुक्त परिवारों के कार्यों में कमी आने लगी। वो सारे काम उच्च एजेंसीज करने लगी और यही कारण है कि संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूट रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार का जो रूप आज दिखाई पड़ता है वो उस रूप में नहीं, वो एक तरह की फॉर्मेलिटी के रूप में है। लेकिन अब से 50 साल पहले, 100 साल पहले संयुक्त परिवार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं, हमारे शहरी क्षेत्र में भी दिखाई पड़ते थे, जो आज टूट रहे हैं। उनका मुख्य कारण यही है कि हमारा तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है, तेजी से नगरीकरण हो रहा है, तेजी से नए नए कानून आ रहे हैं। उन कानूनों के बनने के कारण, उन नई नई चीज़ों की शिक्षा ग्रहण करने के कारण, नई तरह का ज्ञान प्राप्त करने के कारण, दूसरे देश की संस्कृति को ग्रहण करने के कारण लोग अब एक साथ नहीं रहना चाहते, एक छत के नीचे नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं कि मैं कमा रहा हूँ तो इसका फ़ायदा मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, मेरी पत्नी को मिलना चाहिए। अगर वो पत्नी को न मिल के दूसरे भाई की पत्नी को मिल रहा है, दूसरे भाई के बच्चों को मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको वो चीज़ सहन नहीं है। वो सारा पैसा वो कमा रहा है लेकिन फैसला दूसरा ले, ये चीज़ उसको कतई पसंद नहीं है। यही कारण है कि वो संयुक्त रूप में रहना नहीं चाहता। हालांकि उसका एक रूप वर्तमान समय में ये हो रहा है कि अगर 4 भाई हैं और 4 भाई संयुक्त परिवार के रूप में रह रहे थे, लेकिन जॉब सब चारों भाइयों की लग गई, तो चारों भाई एक स्थान पर, एक छत के नीचे नहीं रह रहे हैं, वो एक ही शहर में अलग अलग कोनों में रहने लगे हैं। और जब भी कोई फंक्शन होता है तो चारों भाई और उनकी वाइफ, उनके बच्चे एक साथ इकट्ठे होते हैं। लेकिन ये एक तरह का संयुक्त परिवार का एक अलग रूप है, चूंकि इसमें कहा जाता है एक ही छत के नीचे एक ही साथ खाना, एक ही साथ बनाना खाना और साथ में एक पूजा पाठ। लेकिन ये तो संयुक्त परिवार का दूसरा रूप दिखाई पड़ रहा है, एक तरह से विस्तृत परिवार तरह का हो रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से वो जुड़े हुए हैं। बहुत पहले एक स्टडी अध्ययन ऐसा किया गया था जिसमें ये देखा गया था कि लखनऊ के अनेक क्षेत्रों का, जिसमें कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी कि जब कोई परेशानी आती है तो वो अलग होकर रहने लगते हैं, लेकिन जब वो परेशानी खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे वो एक साथ फिर से जुड़ने लगते हैं। ऐसा कई स्थानों पर ये देखने में आया है कि संयुक्त परिवार का जो रूप पहले था वैसा होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे लोग की समझ में आने लगा है, जब विपत्ति आती है, जब परेशानी आती है, उस स्थिति में हम अगर कई भाई एक साथ रह रहे होते तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती। तो वो आंतरिक रूप से जुड़ने लगे हैं, आंतरिक रूप से एक दूसरे की मदद करने लगे हैं। अर्थात ऊपरी आवरण, एक छत, एक संपत्ति, एक साथ खाना, एक साथ पूजा, वो तो खत्म हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे कुछ स्थानों पर वो लोग आपस में एक साथ आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक के रूप में, चाहे वो व्हाट्सएप के रूप में, चाहे वो आपस में फ़ोन से बात करके, चाहे वीडियो कॉल करके। जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है, सारे भाई, सारी बहनें आपस में एक साथ जुड़े रहते हैं, एक साथ एक दूसरे का सहयोग करते हैं,
एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। एक तरह का हम कह सकते हैं एक ऐसा परिवार जिसको रोबोटिक या क्या रोबोटिक जॉइंट फैमिली कह सकते हैं, जो एक रोबोटिक जॉइंट फैमिली का सिस्टम या एक मशीनीकृत संयुक्त परिवार कह सकते हैं, जो उनका सहयोग लेकर संयुक्त परिवार में रहने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, व्हाट्सएप संयुक्त परिवार, फेसबुक संयुक्त परिवार, इस तरह के ग्रुप्स बना लिए जिसमें आए दिन तरह तरह की बातें होती हैं, चाहे वो खाना बनाने को लेकर, चाहे वो एक तरह से पूजा पाठ को लेकर, चाहे वो एक दूसरे की कुछ मानसिक परेशानियों को लेकर एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और निकट भविष्य में संयुक्त परिवार पहले जैसे परिवार के रूप में तो नहीं, लेकिन एक बदले रूप में एक साथ आ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज विदा लेते हैं। इनके बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए, जैसा कि मैंने एक किताब बताई थी जो कि इरावती कर्वे की बुक थी, उस किताब का अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में समाज, मोतीलाल गुप्ता का अवलोकन कर सकते हैं। विद्याभूषण सचदेवा की किताब समाजशास्त्र के सिद्धांत का अवलोकन कर सकते हैं, जिनसे आपको ये जानकारी मिल सकती है। ओके।